हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मैथ्रेट के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज की हमारी जो क्लास है वो एक रिवीजन क्लास है और इस क्लास में हम संततता और अवकलनीयता के चैप्टर का रिवीजन करेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले संततता पर विचार करेंगे। देखिए, संततता का अर्थ क्या है। संततता का अर्थ है कि किसी चीज का लगातार होना। वो कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम किसी फलन की बात करेंगे कि किसी फलन के लिए लगातार होने का मतलब क्या है। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फलन है y बराबर f ऑफ x। ये हमारे पास कोई एक फलन है और कोई आपको ये बोले कि x बराबर a पर यह फलन संतत है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यह देखना है कि x बराबर a पर यह फलन संतत है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह होगा कि इस बिंदु पर, यह जो बिंदु है x बराबर a, इस बिंदु पर इस फलन का जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर न तो कोई होल बनेगा और न ही कोई ब्रेक आएगा। मतलब उस बिंदु पर, इसका मतलब यह हुआ कि इस बिंदु पर फलन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। अब इन दोनों बातों को समझना है कि होल और ब्रेक का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ग्राफ की सहायता से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये किसी फलन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कहीं भी होल आपको दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई ब्रेक पॉइंट है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं कि यहाँ पे एक हम होल बना दें, तो अभी क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है ग्राफ का, ये तो लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक होल है। उसके बाद फिर से ये आगे लगातार चल रहा है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि बीच में ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। ये होल है तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ का कोई हिस्सा नहीं है, तो ये ग्राफ यहाँ पे टूटा हुआ है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि कुछ हिस्सा ग्राफ का यहाँ है और कुछ हिस्सा ग्राफ का यहाँ है। ग्राफ के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक ही फलन के जो ग्राफ बना रहे हैं वो अलग अलग हिस्सों में बन रहे हैं। एक ही फलन का जो ग्राफ है वो अलग अलग हिस्सों में है। तो ये ब्रेक पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट है। तो ये दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक कंडीशन और है, वो इस तरीके की है। मान लीजिए कि किसी एक बिंदु पर फलन का मान अनंत आ गया और उस बिंदु से पहले और उस बिंदु के बाद में, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु पर फलन का मान अनंत है और इस बिंदु से पहले और इस बिंदु के बाद में फलन का कोई परिमित मान है। और मान लो ये भी कि ग्राफ इस तरीके से है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ मान लो x का मान 2 है। मान लो कि x का मान 2 है और फलन का जो मान है वो कितना है, अनंत है, एक। और 2 से पहले जब यहाँ पे कोई भी बिंदु है उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे मान जरूर है फलन के लिए। लेकिन जैसे ही 2 पे हम पहुंचते हैं, इस 2 के लिए फलन का मान अनंत तक चला जाता है। फलन के मान का मतलब है कि y का मान, कि y का जो मान है वो अनंत पर चला गया, मानना है हमने ये। और इसी तरीके से 2 के बाद में कोई परिमित मान है, तो इस कंडीशन में भी जो फलन है वो असंतत है, या ये कहें कि फलन का जो ग्राफ है वो टूटा हुआ है। तो 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि हो सकता है कि कहीं होल बन जाए। तो ये 3 कंडीशन हैं जिन पर फलन संतत नहीं है। पहली कंडीशन जिसमें होल बना हुआ है। देखिए, इस होल का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि इस बिंदु पर, यहाँ पे जो भी बिंदु है, इस बिंदु पे फलन का मान परिभाषित नहीं है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है। इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर फलन का जो मान है, अभी बात करेंगे, अभी इसके ऊपर भी लिमिट की चर्चा हुई यहाँ पर कि बाईं सीमा और दाईं सीमा पे मान अलग अलग आ रहा है। तो ये एक ब्रेक पॉइंट है। और ये एक टॉपिक है जो आगे हायर क्लासेस के अंदर भी आएगा, अनंत स्पर्शी का टॉपिक है ये,
कि x बराबर 2 पर फलन का जो मान है वो अनंत पर चला गया। अब उससे पहले मतलब 2 से पहले और 2 के बाद में इन दोनों के लिए फलन का मान परिमित है, लेकिन 2 पर फलन का जो मान है वो एकदम से अनंत पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी फलन का जो ग्राफ है वो टूटेगा। कारण ये है कि अनंत तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। कि मान लीजिए कि 2 से पहले 1.999 भी है, तो उसके लिए तो चलो यहाँ कोई परिमित मान है। अचानक से जैसे x बराबर 2 है, फलन का मान अनंत तक चला गया, तो अनंत तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे बीच में एक हमने इस तरीके से अनंत स्पर्शी को दिखाया है, और ये एक ब्रेक पॉइंट है यहाँ फलन के लिए। तो ये भी एक असंतत है। ये तीनों ही जो एग्जाम्पल है वो असंतत के हैं। ये भी असंतत का है और ये एग्जाम्पल भी असंतत का। तो कोई फलन संतत है या नहीं है, ये हम ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं। कि अगर आपके सामने ग्राफ बना हुआ है तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि वो फलन जो है वो टूटा हुआ, उस फलन का जो ग्राफ है वो टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ। अब ये जो हमने ग्राफ से समझा है, इसी को अब हम ये जो ग्राफ से हमने समझा है, इसी को अब हमने एक गणितीय रूप देना है। कि मान लीजिए आपके पास कोई फलन है y बराबर f ऑफ x। हमारे पास एक फलन है y बराबर f ऑफ x और एक बिंदु है x बराबर a। y बराबर फलन f ऑफ x और बिंदु x बराबर a। तो कोई फलन या यह फलन बिंदु x बराबर a पर, यह फलन बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि, यह फलन बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि। नंबर 1। अब कुछ ये 3 बातें बता रहा हूँ आपको मैं, उन तीनों को ध्यान रखना है। नंबर 1 कि बिंदु x बराबर a पर फलन का मान परिभाषित होना चाहिए। बिंदु x बराबर a पर फलन का मान परिभाषित होना चाहिए। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि x बराबर a पर जिस बिंदु पे हमें जांच करनी है, जिस बिंदु पे आपको ये देखना है कि फलन संतत है या नहीं, तो उस बिंदु के लिए आपको फलन का मान देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको फलन का मान दे रखा है या नहीं दे रखा। कि अगर आपको फलन के मान के बारे में ही नहीं पता, कि जिस बिंदु पे हम फलन के संतत होने की जांच कर रहे हैं उस बिंदु के लिए हमें यही नहीं पता कि फलन का मान कितना है, तो हम नहीं कह सकते कि वो फलन संतत है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि फलन का मान क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। जिस बिंदु पे हम संतत की जांच कर रहे हैं उस बिंदु पर फलन का मान परिभाषित होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है लिमिट के लिए। कि अगर x का मान a की तरफ अग्रसर है तो इस फलन के लिए जो सीमा का मान है का अस्तित्व होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यह आप कक्षा 11 में कर आए हो। ये आपके 11th क्लास का टॉपिक है कि हम कैसे चेक करते हैं कि किसी बिंदु पर उस फलन की सीमा का जो मान है वो अस्तित्व, उसका अस्तित्व है या नहीं। ये हमने देखा हुआ है कि इस बिंदु के लिए फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है। ध्यान है आपको ये। इसके हमने 2 बात किए थे कि x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा। कब होगा? यदि f ऑफ a प्लस 0 बराबर हो f ऑफ a माइनस 0 के। मतलब दाईं सीमा का मान बराबर होना चाहिए किसके? बाईं सीमा के लिए। दाईं सीमा का मान बाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। तो वापस इसको देखिए, पहला जो पॉइंट है कि आपको जिस बिंदु पर संतत की जांच करनी है, आपको इस बिंदु पे देखना है कि फलन संतत है या नहीं, तो इस बिंदु पर फलन का मान परिभाषित होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसका है कि लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए कि इस फलन के लिए इस बिंदु पर
उसकी सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। सीमा के अस्तित्व का मतलब यहाँ पर है कि दाईं सीमा और बाईं सीमा के मान आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये तो है 2 पॉइंट। अब इसके बाद में नंबर 3, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहां से जो दोनों मान आएंगे, मतलब एक तो ये सीमा का अस्तित्व हो गया कि बाईं सीमा और दाईं सीमा इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, एक तो ये, और इधर से फलन का मान, एक ये फलन का मान, फलन का मान और एक दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो समीकरण 1 कह दो और कुछ है समीकरण 2 मान लो, ये दोनों जो पद हैं ये दोनों पद आपस में बराबर होने चाहिए। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान, तो x बराबर a पर जो फलन का मान है उसे f ऑफ a बोला जाता है। अगर आपको इस फलन का मान निकालना है, हमें इस फलन का मान निकालना है बिंदु x बराबर a पर, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह a लिख देंगे। तो जैसे ही मैं x की जगह a लिखूंगा तो फलन का मान आ जाएगा। तो ये फलन का मान है और यह जो मान है वो इन दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किसी बिंदु पर फलन का मान, अभी हमने ये देखा कि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है या नहीं, उसका कैसे पता लगता है। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे समझे हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये कि हमें फलन के मान के बारे में पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फलन का मान कितना है, ये सबसे जरूरी है। अगर आपको फलन के मान के बारे में ही नहीं पता तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो फलन संतत है। दूसरा जो पॉइंट है वो 11th क्लास का टॉपिक है जो आपने लिमिट में पढ़ा हुआ है कि लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। लिमिट के अस्तित्व का मतलब यहाँ पर यह है कि दाईं सीमा का मान किसके बराबर होना चाहिए, बाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। और नंबर 3 है कि ये जो दोनों पद हैं ये आपस में बराबर हों। तो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि फलन जो है वो उस बिंदु पर संतत है। अब ये सब हम एक ग्राफ से समझेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूंगा और उनको हम एक ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये मान आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 3 फलन लिख रहा हूँ मैं। f ऑफ x बराबर x² - 4 ओवर x - 2। पहले हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमें यह देखना है कि यह फलन, ठीक है, मान लीजिए कि हमें जांच करनी है बिंदु x बराबर 2 पर, कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन के संतत होने की जांच। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि x बराबर 2 पर यह फलन संगत है या नहीं है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था, जो 3 पॉइंट जिनकी हमने बात की है, अब हम उन्हीं की बात करेंगे यहाँ फिर से। कि पहला पॉइंट था कि हमें ये देखना है कि x बराबर 2 पर इस फलन का मान परिभाषित है या नहीं। क्या हम x बराबर 2 पर इस फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो वो देखना है अभी हमने। तो x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आएगा, तो f ऑफ 2, तो आप आसानी से ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 और में 2 - 2, जो कि एक अनिर्धारित रूप है। हालांकि आप इसको गुणनखंडों की सहायता से हल कर सकते हो, x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको x बराबर 2 पर फलन का मान दे नहीं रखा। यह हम जो करेंगे वो इसी तरीके से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसे गुणनखंड से अपना ही दिमाग यूज करके और इसको हल करेंगे, तो ऐसा नहीं करना।
आपको जितना बोला जाए आपको उसी हिसाब से ही करना है कि x बराबर 2 पर इस फलन का जो मान है वो एक अनिर्धारित रूप ले लेता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर 2 पे इस फलन का मान आपको दे ही रखा, हमें ये नहीं पता कि x बराबर 2 पे फलन का मान कितना है। हमें x बराबर 2 पर फलन के मान के बारे में जानकारी नहीं है। जो हम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं वहां से जो मान आएगा वो इसकी सीमा का मान आएगा, न कि इस फलन का मान आएगा, ठीक है ना। तो अभी उस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को कि हमें x बराबर 2 पे इस फलन का मान नहीं दे रखा। हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि ज्ञात कर देंगे तो कह देंगे कि ठीक है यहाँ पे इसको x - 2 और x + 2 लिखा, इसके गुणनखंड कर लिया आपने और उसे x - 2 कैंसिल कर दिया, फिर x की जगह 2 लिखा, इसका मान 2 + 2 4 आ गया। तो ऐसा नहीं करना हमने, वो जो 4 मान आप ज्ञात कर रहे हो वो इसकी सीमा का मान है। तो अभी हमने ये देखा कि x बराबर 2 पे फलन का जो मान है वो एक अनिर्धारित रूप ले लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन के मान के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब देखो, अब यह फलन यहाँ से क्लियर है कि संतत तो नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है और एक ये बिंदु दिया हुआ है, तो हमने पहली कंडीशन से देखा कि x बराबर 2 पर इसका मान अनिर्धारित है, तो हम यहीं से इसको बोल सकते हैं कि फलन संतत नहीं है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम इसे y के बराबर मान लेंगे। अगर इस फलन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे। तो y बराबर x² - 4 और अपॉन में आया x - 2। तो इसको हल किया गुणनखंड से x - 2 x + 2 और अपॉन में आया x - 2। तो y बराबर x + 2। हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर y का मान आया x + 2। x² - 4 है ना, तो इस 4 के हमने गुणनखंड किए 2 का स्क्वायर, 4 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 का स्क्वायर बनेगा, फिर x² - 2 की स्क्वायर a² - b² की सर्वसमीका का यूज किया, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिखा और फिर इसमें x - 2 कैंसिल हो गया, तो y का मान आ गया x + 2। और अब आप इस रूप से भली भांति से परिचित हैं। यह एक सरल रेखा का समीकरण है और सरल रेखा का ग्राफ आप अच्छे से बनाना जानते हैं। अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हो। तो मैं इस ग्राफ को बनाता हूं अभी। तो जैसे x का मान 0 लिखा, x का मान 0 लिखा तो y का मान 2 आया, तो x का मान 0 ये रहा, y का मान 2, तो एक पॉइंट तो यहाँ आया। फिर हमने x का मान हमने लिया -2, x का मान -2 लिया तो y का मान आ गया 0, तो x का मान -2, यहाँ y का मान 0 रहेगा, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो यह है कि फलन तो हमें ये दे रखा है, हमने ग्राफ बनाया है इसका, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो तो है इस फलन का ग्राफ, लेकिन हमें इस फलन का ग्राफ बनाना था। अब इस फलन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देखिए कि हमें x बराबर 2 पे फलन के मान के बारे में जानकारी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? x बराबर 2 पर, अब x का मान 2 देखिए कहां पर होगा, तो x का मान 2 है यहाँ पर। तो इस बिंदु पर यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक होल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? होल। मतलब होल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से हमने हिस्सा हटाना है, इस हिस्से को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु है, उस बिंदु को हटाओगे तो वहां पे होल रह जाएगा, खाली जगह रह जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि ग्राफ जो है यहाँ तो इस तरफ है और यहाँ ग्राफ उस तरफ है, यहाँ पर ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं है। कारण ये है कि इस बिंदु के लिए फलन के मान के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अब ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, वो ग्राफ इस फलन का है जो हमें दिया हुआ है। अब आप इस ग्राफ को देख के आसानी से बता सकते हो क्या ये ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं टूटा हुआ नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यह ग्राफ यहाँ पर ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ पर होल बन गया, यहाँ ग्राफ टूट चुका है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि यह एक असंतत फलन का ग्राफ है।
ठीक है, यह जो फलन है वो एक असंगत फलन है। ये हमने ग्राफ से समझा है, हमें ग्राफ बनाने नहीं है, सिर्फ हमने ग्राफ को समझना है। हमारे क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड के एग्जाम में वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे कि किसी भी बिंदु पे फलन का मान संगत है या नहीं है, या इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट के मान निकालना है, वो भी आगे करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर भी। तो अभी अपने को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर फलन का जो मान है वो फलन का जो मान है वो यहाँ पर दे नहीं रखा, फलन का मान यहाँ पे दे नहीं रखा, तो यहाँ पे हमें होल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरी लाइन ही यहाँ पे बना देंगे, वो लाइन तब बनाते हैं जब हमें x बराबर 2 पे फलन के मान के बारे में पता होता। तो ये एक असंगत फलन है, इस बिंदु पे फलन का ग्राफ टूटा हुआ है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, या पर्सनल नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ और इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ पूछना हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास फलन है इस बार g ऑफ x और फलन है x² - 4 में x - 2। वही फलन वापस हमने लिया और इस फलन के अंदर भी आपको x बराबर 2 पे बताना है ये संगत है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देनी है, आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि x बराबर 2 पर g ऑफ x बराबर 3, ये कंडीशन और आपको दे रखी है। x बराबर 2 पर फलन के संगत होने की जांच। x बराबर 2 पर फलन के संगत होने की जांच मतलब आपको एक फलन दे रखा है x² - 4 में x - 2 और साथ में इस फलन के बिंदु x बराबर 2 के लिए इस फलन का बिंदु x बराबर 2 पर मान दिया हुआ है 3। ये आपको मान दे रखा है, मतलब पहली कंडीशन आपको दे रखी है। पहली कंडीशन क्या थी कि x बराबर 2 पर, पहली कंडीशन ये थी कि x बराबर 2 पर फलन का मान परिभाषित होना चाहिए, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको फलन का मान पहले से ही परिभाषित करके दे रखा है, तो पहली कंडीशन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन का मान g ऑफ 2 = 3। तो x बराबर 2 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम जाएंगे अपने अगले पॉइंट पे, जो तो अभी हम इस फलन का ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ अभी आप बना के आपने देखा भी है। वही अगर हम इसको y मान लें तो ये बनेगा x² - 4 में x - 2। इसको सरल करोगे तो y बराबर आएगा x + 2, और इसका ग्राफ हम अभी बनाया है हमने। ये बिंदु था -2, 0, ये बिंदु था 0, 2, और एक हमने होल भी बनाया था यहाँ पे कि जैसे यहाँ x का मान 2 है तो यहाँ हमने एक होल बनाया था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये आपके सामने जो भी ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है इस फलन का। और अब हमें एक चीज यहाँ और ऐड करनी पड़ेगी, वो है ये कि x बराबर 2 पर आपको फलन का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये तो x बराबर 2 ये रहा, यहाँ पे x का मान कितना है, 2। अभी हमने ये देखना है कि फलन का मान जो 3 है, ये जो 3 है ये किसके बराबर है, y के बराबर। हमने इसको y माना है ना यहाँ पे, तो ये y जो है वो 3 के बराबर है। तो x का मान 2 ये रहा। अब देखना है कि y का मान 3 कहाँ आएगा। तो यहाँ y का मान 1 था, यहाँ y का मान 2, और यहाँ y का मान आएगा 3। तो यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये इससे थोड़ा नीचे। तो ये जो बिंदु है वो है 2,3। तो अभी ये जो ग्राफ है, अभी ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, यह ग्राफ अब इस पूरे फलन के लिए है कि इस हिस्से के लिए ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से का ग्राफ तो ये आपको दिखाई दे रहा है जिसमें होल है, और यह वाला जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में x का मान जब 2 था तो फलन का मान 3 था, तो वो हमने अलग से बना दिया। तो क्या ये फलन संगत है? तो नहीं है, यह फलन भी संगत नहीं है। कारण क्या हुआ यहाँ पर? तो एक कारण तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फिर से एक होल बना हुआ है, तो फलन संगत नहीं है। इसका एक कारण और भी है, वो यह है कि यहाँ पर फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा
वो जो सीमाओं के मान हैं, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, ये दोनों जो मान हैं वो इस मान के बराबर नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट है, आपको समझना है ये कि ये जो पॉइंट है यह x बराबर 2 पर फलन का मान है। यह पॉइंट x बराबर 2 पर फलन का मान है। अब दाईं सीमा के लिए आपको 2 से बड़ा मान लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 से बड़ा मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मान है जो 2 से बड़ा है, दाईं तरफ 2 के दाईं तरफ का जो मान होगा वो 2 से बड़ा ही होगा। तो इस पॉइंट के लिए फलन का जो मान है वो यहाँ पर है। समझना इसको ध्यान से कि अगर हम दाईं सीमा की बात करें, अगर मैं दाईं सीमा की बात करूं, दाईं सीमा का मतलब x का मान 2 से बड़ा, तो x का मान 2 से बड़ा ये रहा। मान लीजिए कि ये 2.1 है, तो इस 2.1 के लिए ऊपर जो मान आएगा वो यहाँ इस रेखा के ऊपर आएगा, यहाँ पे। तो यहीं से अगर समझ सकते हैं कि दाईं सीमा का जो मान है वो फलन के मान के बराबर नहीं है। दोनों अलग अलग हैं तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सीमा का दाईं सीमा का अस्तित्व है, लेकिन वो फलन के मान के बराबर नहीं है। और इसी प्रकार से अगर मैं 2 से बाईं तरफ, अगर मैं 1.9 की बात करूं, तो 1.9 के लिए फलन का मान यहाँ पर आएगा। मतलब बाईं सीमा का भी अस्तित्व है, दाईं सीमा का भी अस्तित्व है, बाईं सीमा का भी अस्तित्व है, लेकिन ये जो सीमाएं हैं ये फलन के मान के बराबर नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। तो एक ये एग्जांपल जिसमें आपको फलन दिया हुआ था और उस फलन का मान परिभाषित करके दिया हुआ था, लेकिन फिर भी ये फलन संतत नहीं हुआ। कारण यहाँ पर यह हुआ कि दाईं सीमा और जो बाईं सीमा है वो फलन के मान के बराबर नहीं है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। तो एक एग्जांपल और हम इसका करेंगे। फलन हमने मान लिया hx, फिर से वही फलन लिया हमने x² - 4 अपॉन में x - 2, और मान लीजिए कि x बराबर 2 पर फलन का मान ये बराबर है 4 के। x बराबर 2 पर फलन का मान किसके बराबर है? 4 के। तो अभी हमने क्या देखना है, x बराबर 2 पर संतत यह है या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि x बराबर 2 पर फलन का मान परिभाषित है या नहीं है। तो बिल्कुल है, x बराबर 2 पर फलन का मान परिभाषित है और वो कितना है? 4। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन पे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 2 पर फलन का मान मतलब h(2), और ये बराबर है किसके? 4 के। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि x बराबर 2 पर फलन का मान हमें परिभाषित करके दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो बिल्कुल दिया हुआ है। अब हमने ये देखना है कि सीमाओं का यहाँ पे अस्तित्व है या नहीं है, और फिर उसके बाद देखना है कि वो जो सीमाओं का अस्तित्व होगा वो इस फलन के मान के बराबर होगा या नहीं होगा। तो वही इसका ग्राफ वापस बनाएंगे। इसको y के बराबर मान लिया, फिर इसको सरल करोगे तो y बराबर आएगा x + 2, और इसका जो ग्राफ बनाओगे आप तो फिर से वही सरल रेखा बनेगी। ये पॉइंट -2,0, ये वाला पॉइंट 0,2। और अब बात करते हैं यहाँ पे, जब x का मान 2 है, तो जब x का मान 2 है तो यहाँ पे होल है। ये इसके लिए, इस कंडीशन के लिए x बराबर 2 पर क्या बनाना पड़ेगा? हमें होल बनाना पड़ेगा। कारण x बराबर 2 अगर यहाँ डायरेक्ट लिखोगे तो n निर्धारक रूप आता है, तो अभी हमने होल बना दिया। अब हम बात करते हैं इसके एक अगले पॉइंट पे, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है। अब देखिए कि x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है? 4 है। तो x बराबर 2 ये रहा, और इधर से जब आप देखोगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आप इसको जब बना के देखोगे, आप इसको चाहे तो और ग्राफ पेपर भी बनाकर देख सकते हो। तो वहां देखोगे तो x का मान जब 2 है तो y का मान जो 4 आया, ये जो y का मान 4 है वो 4 बिल्कुल यहाँ इस होल की सीध में ही आएगा।
मतलब मुझे यहाँ पे पॉइंट बनाना पड़ेगा फिर एक। तो अब क्या होगा, ये सरल रेखा जो है वो कंप्लीट एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेगी, या ये कहें कि पूरी तरह से सरल रेखा ही बन जाएगी। पहले तो यहाँ पे होल था, अब यहाँ पे होल नहीं है। कारण ये है कि उस होल की जगह, इस होल की जगह यहाँ से जो बिंदु हमें दिया हुआ है, कि बिंदु हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 पे फलन का मान 4 है, ये y का मान है, तो वो बिंदु जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी होल नहीं है, न ही यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट है। तो अब इस ग्राफ को देख के मैं बोल सकता हूँ कि एक संतत फलन है। ये जो ग्राफ है वो एक संतत फलन का ग्राफ है। तो ये जो एग्जांपल थे, अभी हमने 3 एग्जांपल किए, ये सिर्फ यही समझने के लिए किए हमने कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बिंदु के ऊपर फलन का मान आपको पता है या नहीं पता। सबसे पहले तो आपको बिंदु की बात करनी है कि किसी बिंदु पे, जिस बिंदु पे भी आपको फलन के संतत होने की जांच करनी है, उस बिंदु पे फलन का मान परिभाषित है या नहीं है, नंबर 1। और अगर वो परिभाषित नहीं है तो आप वहीं डायरेक्ट कह सकते हो कि फलन जो है वो संतत नहीं है। हमें फलन का मान ही नहीं पता कितना आएगा, तो हम उसके संतत होने के बारे में आगे जानकारी नहीं लेंगे कि वो संतत, डायरेक्ट बोलेंगे कि वो फलन संतत नहीं है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि फलन के लिए सबसे पहले तो हमें वो बिंदु देखना पड़ेगा, उस बिंदु पे फलन का मान है या नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये कि सीमाओं का अस्तित्व होना चाहिए। दाईं सीमा का मान और बाईं सीमा का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस ग्राफ के अंदर दाईं सीमा का मतलब ये हुआ कि इधर से आपको उस पॉइंट तक आना है। किस पॉइंट तक आना है, जिस पॉइंट के लिए आपको फलन के संतत होने की जांच करनी है। कि जैसे मान लीजिए कि x बराबर 2 पे मुझे जांच करनी थी यहाँ पे, तो मैंने दाईं सीमा के लिए अपने जानते हैं कि दाईं सीमा के लिए अपने क्या लिखते हैं, 2 + h का यूज करेंगे। और फिर अपने यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर h का मान अग्रसर है 0 की तरफ, तो x का मान अग्रसर होगा किसकी तरफ, 2 की तरफ। ये x के बराबर होता है। तो यह जो मान है h वाला मान, ये जैसे जैसे 0 बनेगा, ये मान जितना ज्यादा 0 के नजदीक होगा, x का मान उतना ही किसके नजदीक होगा, 2 के नजदीक होगा। ग्राफ में देखो इसको कैसे समझेंगे। तो ग्राफ में देखिए कि आपको इधर से आना है, 2 की तरफ आना है। अगर यहां से नहीं पता लगता तो यहां से जल्दी पता लगेगा। यहां पे x का मान कितना है, 2। तो 2 + h जो होगा वो 2 के दाईं तरफ होगा। तो यहाँ पे 2 + h है। अब h को छोटा करते जाना है, छोटा करते जाओगे तो पॉइंट जो है वो 2 की तरफ आता रहेगा। तो जब यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे जब पॉइंट था तो फलन का मान था यहाँ, थोड़ा सा पॉइंट आगे आया, मतलब 2 के नजदीक आया, क्योंकि हमें x का मान 2 के नजदीक लेके आना है। हमें x को अग्रसर करवाना है 2 की तरफ, उसके लिए h को छोटा करना पड़ेगा। तो h बहुत ही छोटी राशि है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि h का मान जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, लेकिन बहुत ही छोटी राशि है। ये 0.000001 के बराबर हो सकती है, ये उससे भी छोटी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले 2 + h है, तो फलन का मान यहाँ आया। h को छोटा करोगे पॉइंट आगे आ जाएगा, मान आगे आ जाएगा, और छोटा करोगे मान और आगे आ गया। तो इस तरीके से चलते जाओगे तो जैसे जैसे 2 के नजदीक आएंगे, तो बिल्कुल 2 के पास अगर पहुंचेंगे हम, तो वो इस होल, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या, कौन सा पॉइंट है, 4, यहाँ पे बिंदु है 4। तो जैसे जैसे मैं 2 के नजदीक आऊंगा तो ऊपर से जो दाईं सीमा का मान है वो 4 के नजदीक आएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर x का मान 2 की तरफ जाएगा, अगर x का मान 2 की तरफ जाएगा तो इस फलन का जो मान है, इस फलन का जो मान है वो किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने बाईं सीमा की। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 - h है, यहाँ पे 2 - h है, तो फलन का मान है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले, मतलब 2 के नजदीक चले, तो फलन का मान थोड़ा और ऊपर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आए तो फलन का मान यहाँ आ गया, और आगे चलेंगे फलन का मान यहाँ आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे x का मान 2 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे x का मान 2 की तरफ जाएगा, फलन का मान भी इस पॉइंट पे जाएगा। इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है ये, 4। तो दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, दोनों ही तरफ से जा रही हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं कि x बराबर 2 पे फलन का मान है 4, x बराबर 2 पर फलन का मान 4 है। दाईं तरफ से और बाईं तरफ से दोनों जो पॉइंट है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, 4 की तरफ जा रहे हैं।
तो इसकी दाईं सीमा का मान भी 4 है और इसकी बाईं सीमा का मान भी 4 है और फलन का मान भी 4 है, तो तीनों ही मान बराबर हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यह फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। तो ये तो अभी हम ग्राफ से समझ रहे हैं, पेपर के अंदर हमें ग्राफ का यूज नहीं करना, हमने सिर्फ दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, सिर्फ इन 3 ही बातों का यूज करना है और ग्राफ की सहायता नहीं लेनी हमने। ग्राफ ये तो चलो सिंपल से एग्जांपल है जिसको अपने ग्राफ से बना सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज के जो एग्जांपल होंगे या क्वेश्चन होंगे उनका ग्राफ बनाना मुश्किल काम है, तो उसको अपने बनाना भी नहीं है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करेंगे। अगर वो तीनों बराबर हुए तो फलन संतत होगा, तीनों में से एक मान भी अगर बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का और फर्स्ट क्वेश्चन का ये डी पार्ट है। फलन आपके सामने है, फलन आपको 2 तरीकों से दिया हुआ है कि फलन का मान sin x आएगा, कब आएगा, जब x का मान 0 या 0 से छोटा है, और फलन का मान tan x आएगा जब x का मान 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा। और हमें x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। हमें यह देखना है कि x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, ये तीनों मान आपस में बराबर है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान तो अभी आपको ये देखना है कि x का मान 0 कहां पर है, तो इस अंतराल में तो 0 से बड़े मान है और यहां देखिए बराबर का निशान लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां x का मान 0 है। तो जब x का मान 0 है तब फलन का मान किसके बराबर है, sin x के बराबर है। तो देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे f of 0, मतलब इस x की जगह 0 लिखना है, x की जगह 0 लिख दिया तो ये बराबर आएगा sin 0 के, तो यहां भी 0 आ जाएगा। तो f of 0 और sin 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो है फलन का मान। तो पहली कंडीशन में तो कोई डाउट नहीं है कि x बराबर 0 पे अपने को जांच करनी थी, तो x बराबर 0 पे हमने फलन का मान निकाल लिया। तो x बराबर 0 पे फलन का जो मान है वो कितना आया, 0 आया। अब हमने ये देखना है कि सीमाओं का मान क्या आएगा। अभी हमने दाईं सीमा और बाईं सीमा की भी बात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए हम लिखेंगे माना x बराबर 0 प्लस h, हमने मान लिया दाईं सीमा के लिए x बराबर है 0 प्लस h के। और फिर यहां लिखेंगे कि यदि h अग्रसर है 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा 0 की तरफ। जैसे जैसे ये मान 0 के नजदीक जाएगा तो 0 प्लस ये है जो मान आएगा वो 0 की तरफ जाता रहेगा। तो जैसे जैसे ये 0 बनेगा वैसे वैसे इस पूरे पद का जो मान है वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, 0 के नजदीक जाता रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा यदि h अग्रसर है 0 की तरफ तो x का मान भी अग्रसर होगा 0 की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे f को 0 प्लस 0, मतलब ये जो 0 है, ये 0 तो वो बिंदु है जिसपे हमने संतत होने की जांच करनी है, ये वाला कि हमें x बराबर 2 पर फलन के संतत होने की जांच करनी है। तो यहाँ पे हमने ये 0 लिखा और ये जो 0 है ये 0 आया है दाईं सीमा के लिए। ठीक है, पहला जो 0 है वो तो बिंदु है, मतलब यहाँ पे तो पहले बिंदु आ जाएगा और ये वाला जो 0 है वो आता है दाईं सीमा के लिए। तो इसे अब हम लिमिट का रूप दे देंगे। यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आएगा f of 0 प्लस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h। अब देखना है कि यहाँ पर
इस फलन का मान क्या आएगा। तो देखिए h का मान 0 की तरफ अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है। h का मान 0 की तरफ अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है, कोई धनात्मक राशि है। हमने अभी बात की h के ऊपर कि h का जो मान है वो 0 रेख के बीच में होता है, कोई धनात्मक राशि है और 0 के नजदीक जा रही है। तो अभी अपने को ये देखना है कि x का जो मान है, यहाँ पे फलन का जो मान है वो कौन सा आएगा, कौन से अंतराल में आएगा। तो देखिए h का मान 0 के नजदीक है, 0 की तरफ जा रहा है और साथ में धनात्मक है। तो अभी इसमें देखना है, इस अंतराल में देखिए सबसे पहले तो इस अंतराल में x का जो मान है वो यहाँ तो 0 है या 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा तो ऋणात्मक संख्या ही है, तो इसका मतलब ये अंतराल तो नहीं है। अब इस अंतराल में देखिए, इस अंतराल में x का जो मान है वो 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या है। ये तो हमें चाहिए कि h का मान 0 की तरफ अग्रसर और साथ में धनात्मक, तो वो ये अंतराल है। तो इस अंतराल के आधार पे फलन क्या है, tan x है। तो यहाँ लिखेंगे tan और साथ में लिखेंगे h, tan h। अब आपको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ h का मान 0 लिखूं, इसको सरल करना भी दो। अब आपको इसको सरल करना है, वो आप अपने तरीके से इसको सरल कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा ये तो कि आपको h की जगह 0 लिखना है सिर्फ यहाँ पे। तो मैं जैसे ही h बराबर 0 लिखूंगा तो ये बन जाएगा tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये फलन की दाईं सीमा का मान है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब आपको इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे चलना है। उससे पहले अब हम एक बार इसकी बाईं सीमा भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, तो मानना x बराबर 0 माइनस h, यदि h अग्रसर होगा 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा 0 की तरफ। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये 0 नहीं हो पाएगा, तो इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे तब जाके x का मान 0 की तरफ बढ़ेगा। तो अब इसको लिमिट के अंदर यूज कर लेंगे। तो f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब f ऑफ माइनस h, अब माइनस h है यहाँ पे, h धनात्मक राशि माइनस h ऋणात्मक राशि, तो ऋणात्मक राशि ये रही। ये x का मान 0 से छोटा मतलब माइनस वाले मान हो गए ना यहाँ पे, तो फलन कौन सा है, साइन x है। तो यहाँ हम यूज करेंगे साइन x का, इसको साइन x से हल करेंगे। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h, और h का मान यहाँ पे 0 लिखोगे तो साइन ये 0 ही बन जाएगा, साइन 0 का मान 0। तो मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूँ, 0 के बराबर लिख रहा हूँ। तो अभी देखिए क्या हुआ, फलन का मान निकाला हमने 0, दाईं सीमा का मान निकाला 0, बाईं सीमा का मान निकाला 0। तो ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। वो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी कि x बराबर 0 पर फलन का मान, फिर इसके बाद x बराबर 0 पर दाईं सीमा और x बराबर 0 पर बाईं सीमा, ये तीनों मान आपस में बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फलन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलन cos a बटा x जब x का मान 0 नहीं है, 0 नहीं होने का मतलब 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और x का मान अगर 0 है तो फलन का मान कितना है, 0, और x बराबर 0 पर संतत होने की जांच करनी है। तो नंबर 1 सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे f ऑफ 0। तो x बराबर 0 पर फलन का जो मान है वो कितना है, 0, इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर 1
अब हमने ये देखना है कि इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा मतलब सीमाओं का अस्तित्व है या नहीं है। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसकी दाईं सीमा का मान। x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो माना x बराबर 0 प्लस h, यदि h अग्रसर होगा 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा 0 की तरफ। h का मान 0 की तरफ जाएगा तो x का मान 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे f को 0 प्लस 0, इसको लिमिट का रूप दे देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ h। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए h का मान अग्रसर है 0 की तरफ, 0 तो नहीं है, h का मान 0 की तरफ अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है, मतलब हम यूज करेंगे इस फलन का। आपके सामने दो ही फलन है, इस फलन का यूज हमने कर लिया, इस फलन का यूज किया हमने 0 के लिए, लेकिन अभी हमने जब x का मान 0 नहीं है तो उसके लिए देखना है, तो उसके लिए ये वाला फलन है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h। क्या आप यहाँ पे h का मान 0 लिख सकते हो? अभी हमें इसको हल करना है, इसको सरल करना है और इसका मान बताना है कि क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे h का मान डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकता, कारण यह है कि अगर मैं यहाँ पे h का मान 0 लिखता हूँ तो ये बनेगा cos 1/0, मतलब cos अनंत, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं अनंत का यूज कर नहीं सकता। साइन और कोस की अगर अपनी बात करेंगे तो साइन और कोस के लिए जो एंगल होगा, जो थीटा का जो मान आएगा ना, वो हमेशा वास्तविक संख्या ही रहेगा। वास्तविक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच वाले मान होती हैं, मतलब माइनस अनंत से बड़े मान और प्लस अनंत से छोटे मान। तो यहाँ पे हम h का मान 0 नहीं लिख सकते डायरेक्ट। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि r, जिसको अपने वास्तविक संख्या बोलते हैं, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच के मान है, ठीक है। और कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा का जो प्रांत है, कोस थीटा का प्रांत, यहाँ पे प्रांत शब्द का जो मतलब है वो इस थीटा से है कि थीटा का मान कैसा होगा। तो कोस थीटा का जो प्रांत है वो यह है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच वाले मान। कोस थीटा का प्रांत है r। तो इस कंडीशन के कारण या इस रूल के कारण, इस नियम के कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट h का मान 0 तो नहीं लिख सकता। तो अब करेंगे कैसे इसको हल आगे? तो 0 तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पे अब हम डायरेक्ट यह बोलेंगे कि h का मान जा रहा है 0 की तरफ, कोई ना कोई वास्तविक संख्या है, मतलब h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है। 0 नहीं है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर है, मतलब आएगा तो इसके अंदर ही माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच का कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा। और हमें यह भी पता है, ये हमने देखा हुआ है 11वीं क्लास में, कि कोस की जो सारणी है या साइन की जो सारणी है वो -1 और +1 के बीच में ही रहती है। -1 मतलब जो इनका सबसे जो छोटा मान है वो -1 होता है, जो सबसे बड़ा मान है वो +1 होता है। ये यूं कहें कि -1 से लेकर +1 तक यह दोलन करती है। साइन और कोस के जो मान है वो -1 से लेकर +1 तक दोलन करते हैं। जो मान आएंगे वो -1 और +1 तक ही रहेंगे, न तो -1 से छोटा मान आएगा ना ही +1 से बड़ा मान आएगा। तो यहाँ पे अब हम कोई एक फिक्स मान ना लिखकर एक इसको संयुक्त रूप से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे कि -1 से +1 के बीच के परिमित मानों में से कोई एक। मतलब -1 और +1 के बीच के मान, कोई भी एक मान हो सकता है, वो हमें नहीं पता वो मान कौन सा है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ कि इस फलन की दाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। सीमा का अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कोई एक नियत मान यहाँ से प्राप्त
नहीं हुआ। अगर आप बाईं सीमा भी ज्ञात करोगे ना तो वो भी इसी तरीके से हल होगी, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इस फलन की दाईं सीमा, या यूं कहें कि इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस फलन की जो दाईं सीमा है वो -1 से +1 के बीच में दोलन करेगी, या यूं कहें कि इनके जो मान है वो -1 और +1 के बीच में है, जो कि अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि वो मान कौन सा है। और जो मेन चीज है वो ये है कि x बराबर 0 पर फलन का मान कितना था, 0 था। एक्चुअल में ये फलन संतत कब होता, जब इसको हल करने पे उत्तर 0 आता। अगर इसको हल करने पे उत्तर 0 आ जाता, फिर हम बाईं सीमा को ज्ञात करके देखते, मान लीजिए कि वहां भी उत्तर 0 आ जाता, तो तीनों मान आपस में बराबर हो जाते, तीनों मान आपस में बराबर हो जाते, तो ये फलन जो है वो क्या था, फिर संतत था। लेकिन ऐसा नहीं है, कारण क्योंकि इस फलन की दाईं सीमा जो है वो दोलनीय है। फलन की जो दाईं सीमा है वो -1 और +1 के बीच में है, जो कि नियत नहीं है। तो यह एक गैर संतत फलन है। कौन से बिंदु पर, x बराबर 0 पर यह संतत है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तीसरा, एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। फलन दे रखा है आपको f ऑफ x बराबर x³ + x² माइनस का 16x प्लस का 20, और x का मान बराबर नहीं है 2 के, और फिर दिया हुआ है फलन का मान बराबर है k के। कब, जब x का मान बराबर है किसके, 2 के। और फिर लिखा हुआ है बिंदु x बराबर 2 पर फलन संतत है, तो k का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है जिसमें k का मान निकालना है, फलन संतत दिया हुआ है। मतलब अब आपको दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान ये सोचने की जरूरत नहीं है वो बराबर है या नहीं है, तो वो बराबर है, कारण फलन संतत है। अब हमें ये देखना है कि k का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो वही जो हम करते हैं अभी तक, कि फलन का मान जब x का मान 2 है, या जिस बिंदु पे हमें जांच करनी है उस बिंदु पे फलन का मान कितना है। तो नंबर 1 लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान, तो f ऑफ 2 बराबर कितना, k, कि x बराबर कितना है 2, यहाँ लिखा 2, तो 2 यहाँ है, फलन का मान कितना है k, फलन का मान किसके बराबर है, k के बराबर, ठीक है। अब लिखेंगे नंबर 2, x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, तो माना x बराबर 2 प्लस h, हमने मान लिया x बराबर 2 प्लस h। यदि h अग्रसर है 0 की तरफ, तो x अग्रसर होगा 2 की तरफ। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये मान 2 नहीं बनेगा, तो इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे तब यह मान किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या कि f ओ 2 प्लस 0, इस 2 पे दाईं सीमा निकालनी है, ठीक है, ये बिंदु हो गया, और ये 0 प्लस किया दाईं सीमा के लिए। क्या लिखेंगे आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h, इस 0 को चेंज कर दिया h में।
तो ये बनेगा, अब देखिए 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा मान, या यूं कहें कि एक्स का मान 2 तो नहीं है, 2 से बड़ा है मतलब 2 तो नहीं है ना, 2 नहीं है तो वो ये अंतराल है कि यहाँ बोला इसने कि एक्स का मान 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 से छोटा हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। हमें 2 से बड़ा मान चाहिए तो हम इसका यूज करेंगे, मतलब इस अंतराल का यूज, सॉरी इस फलन का यूज करेंगे। तो अभी हम इस फलन को लिखेंगे, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। चलो x बराबर, जब फलन का मान 2 नहीं है, जब x का मान 2 नहीं है, 2 प्लस h का मतलब x का मान क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका यूज करेंगे। तो इसके आधार पे देखिए क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या लिखना है, 2 प्लस h लिखना है। तो ये बनेगा 2 प्लस h की क्यूब, 2 प्लस h की स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 2 प्लस में 20, और इसके बटा में ध्यान रखना x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी है, तो इसके बटा में आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये है दाईं सीमा का मान। अब इसको हल करना है, हल कैसे करेंगे, तो इसको सरल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यूब की सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पे स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी। इसको हल करके यहाँ पे 2 प्लस एच है यहाँ पे। तो अभी इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे घन वाली सर्वसमीका लगाएंगे, यहाँ पे वर्ग वाली सर्वसमीका लगाएंगे, जो भी कैंसिल होंगे पद उनको कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पद बचे हैं। जो भी पद हमारे पास बचे हैं उसमें h का मान हमने 0 लिखना है कि h का मान 0 की तरफ अग्रसर है, तो लास्ट में हम h को क्या कर देंगे, बिल्कुल ही 0 कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसको सरल करना पड़ेगा, तो आप इसको खुद सरल करके देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको सरल कर लेंगे। तो f ऑफ 2 प्लस 0, तो इसको सरल करना अभी हमने, दाईं सीमा को सरल करेंगे। तो 2 प्लस h के क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो उस सर्वसमीका का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो a क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब h का क्यूब, ठीक है, ये a और ये b, तो a प्लस b का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब किया 8, h का क्यूब आ गया, प्लस में 3 a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किया 4, साथ में आया b मतलब h, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3 a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर h, फिर प्लस 3 a और साथ में आया h स्क्वायर। तो ये तो है इसका घन, 2 प्लस h का घन है ये। तो यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ h का क्यूब, फिर 3, फिर यहाँ पे 2 की स्क्वायर, फिर h, फिर 3, फिर 2 और फिर h की स्क्वायर। ये सर्वसमीका आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे वर्ग वाली सर्वसमीका, इससे भी परिचित है, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। माइनस 16 को अंदर ले जाओ, तो माइनस का 32 और माइनस का 16h और फिर प्लस का 20। नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h की स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सरल करेंगे। तो सबसे पहले तो h क्यूब को लिख रहा हूं मैं, h क्यूब। अब देखिए
ये जो पद है वो कितने हैं, 6h², और एक पद यहाँ पे है h², तो 6h² तो ये हो गया और 1h² ये हो गया, टोटल हो गया 7h², 7h²। ठीक है, अब देखिए आगे, 4 तिया 12, 12h, 4 तिया 12h, ये 12h बन गया, और ये 4h, तो 12 और 4h 16 हो गया, ये 12h तो ये रहा, 4h ये रहा, टोटल हो गया 16h, और माइनस का 16h यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब h की जो सिंगल पावर का टर्म है वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, h की सिंगल पावर कैंसिल हो गई सारी, 12 और ये 4 16, यहाँ से ये 16h माइनस हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपने संख्या की बात करते हैं, 8 और 4 12 और ये 20 32, और ये 32 ये रहा माइनस का, तो संख्या माइनस की ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पद आगे नहीं आएगा। अब हमारे पास बटा में क्या है, h², तो यहाँ लिखा h²। अब इसको और आगे सरल करना है, कैसे सरल करोगे, h² कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो h² को कॉमन निकालेंगे, ये h² कैंसिल कर देंगे, तो f(2 + 0), और एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे लिमिट आपको साथ साथ लिखनी है, तो इसको सरल करेंगे अभी अपने, f(2 + 0) बराबर लिमिट h→0, तो यहाँ से h² कॉमन निकालेंगे और ये h² कैंसिल करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको समझना आसानी से कि यहाँ पे बचेगा h और ये h² कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा, h + 7, या यूं कहें कि हमने इस h² का इन दोनों में भाग दे दिया। अब आप h का मान यहाँ पे 0 लिख दो, क्योंकि जितना सरल हो सकता था उतना हमने इसको सरल कर लिया, तो h का मान यहाँ पे 0 लिखने पे, तो जैसे ही मैं h का मान 0 लिखूंगा तो 0 + 7 ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये जो 7 आया, ये जो 7 आया है ये फलन की दाईं सीमा का मान है, ये फलन की दाईं सीमा, और x बराबर 2 पर फलन का जो मान है वो किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई फलन संतत है तो उसके लिए x बराबर 2 जो भी बिंदु आपको दिया हुआ है उस बिंदु पे फलन का जो मान है वो फलन की दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए और साथ में बाईं सीमा के भी बराबर होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे बाईं सीमा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से k के मान के बारे में बता सकते हो कि k का जो मान है वो कितना आएगा, 7 आएगा। कारण आपको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा कि चूंकि यह फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए x बराबर 2 पर जो फलन का मान है वो फलन की दाईं सीमा के बराबर होगा, तो k बराबर किसके आ जाएगा, 7 के आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ आपकी एक्सरसाइज 6.1 के। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके पेंडिंग हैं वो आप खुद एक बार सोल्व करके जरूर देखना। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर उस क्वेश्चन के अंदर आती है तो मुझे आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, आपकी समस्या को जरूर सोल्व किया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछिए। आप पूछोगे तभी वो डाउट क्लियर होंगे, आप नहीं पूछोगे तो वो डाउट आपके कभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखेंगे। रफ नोटबुक के अंदर आप इनका अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए और बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी साथ में सोल्व कीजिए। थैंक यू।